द वैदिक पीरियड का थर्ड लेक्चर। सेकेंड लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं? पहले लेक्चर में क्या पढ़े हैं? इंडो आर्यंस के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम पढ़े हैं ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड और एपिक एज। ठीक है, पहले देखते हैं लेटर वैदिक एज क्या है। ये लेटर वैदिक एज उस टाइम का पीरियड है जब जो आर्यंस है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में होल कवर सेटल हो गए थे। ठीक है, मतलब नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है पूरा, उसमें पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आर्यन सेटल हो गए थे। वो टाइम था लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और ये आर्यंस तो होल नॉर्दर्न इंडिया में सेटल हो गए थे। नेक्स्ट क्या है? सेटल्ड वैली ऑफ रिवर्स गंगा एंड यमुना। जो आर्यंस थे वो कहाँ पर सेटल हुए थे? वैली ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। गंगा एंड यमुना की रिवर की जो वैली है, जो किनारा साइड है, वहां पर आर्यंस सेटल हो गए थे। ठीक है, ये टाइम जो है, टाइम पीरियड कितना है? 1000 BC से 600 BC के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, वैदिक लिटरेचर, कुछ वैदिक लिटरेचर थे जैसे ऋग्वैदिक में भी थे, वैसे ही लेटर वैदिक एज में है। कौन से? सूत्रास, वेदंगास, उपवेद और द सिक्स दर्शंस, द पुराण्स और क्या है? द धर्मशास्त्र। ठीक है, कौन कौन से वैदिक लिटरेचर है? सूत्रास, वेदंगास, उपवेद, द सिक्स दर्शंस, पुराण्स एंड द धर्मशास्त्र। ये तो कुछ वैदिक लिटरेचर थे। दो ग्रेट एपिक्स थे, मतलब दो ग्रेट वैदिक लिटरेचर थे। कौन कौन से? रामायण है, महाभारत। ठीक है, ये लेटर वैदिक एज में वैदिक एज के वैदिक लिटरेचर हैं। कुछ ग्रेट एपिक्स हैं, कुछ ग्रेट महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण है, महाभारत। ठीक है, समझ में आया? अब रामायण और महाभारत ये ग्रेट एपिक होने की वजह से इस एज ग्रुप को एपिक एज भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज एपिक एज। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पीरियड में रामायण एंड महाभारत ये दो एपिक्स थे। ठीक है, वैदिक लिटरेचर थे। समझ में आ गया? क्या है? आर्यंस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सेटल हो गए थे। ठीक है, पूरा नॉर्दर्न इंडिया कवर कर लिए थे। गंगा एंड यमुना रिवर के वैली में रहते थे। नेक्स्ट है टाइम पीरियड कितना है? 1000 BC से 600 BC के बीच का टाइम पीरियड है। वैदिक लिटरेचर कौन कौन से हैं? सूत्रास, वेदंगास, उपवेद, द सिक्स दर्शंस, पुराण एंड द धर्मशास्त्र। ठीक है, ये कुछ वैदिक लिटरेचर है और कुछ दो ग्रेट एपिक्स हैं। कौन कौन से? रामायण है, महाभारत। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है? चेंजेस इन दी सोसाइटी। सोसाइटी में कैसे चेंजेस आया? ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था कि जो वुमेन है उनका मतलब जो स्टेटस था मेन और वुमेन का दोनों सेम था, उन्हें भी अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एजुकेशन के लिए। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था। ठीक है, क्या है? स्टेटस ऑफ वुमेन डाउनवर्ड पोजीशन। जो वुमेन का स्टेटस था वो डाउनवर्ड पोजीशन था, मतलब काफ़ी नीचे पोजीशन थी। मेन से कंपैरिजन में वुमेन की जो पोजीशन थी काफ़ी नीचे थी, डाउनवर्ड थी। बर्थ ऑफ सन वॉज वेलकम एंड डॉटर सोर्स ऑफ मिस्री। मतलब जब सन का बर्थ होता था तब हैप्पी होते थे सब लोग, सब उनका वेलकम करते थे। लेकिन जब डॉटर का बर्थ होता था तब वो सोर्स ऑफ मिस्री, मतलब वो सारे लोग सैड हो जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा उनने। ठीक है, जैसे सन का बर्थ हुआ तो वेलकम करते थे, लेकिन जब डॉटर का बर्थ होता था तब वो मिस्री, मतलब सब सैड हो जाते थे। ठीक है, पॉलीगैमी इन हायर सोसाइटी। पॉलीगैमी क्या है? पॉलीगैमी मतलब वन मैन एक मैन के पास, मतलब एक मैन कई शादियां कर सकता है। वो क्या था? पॉलीगैमी। ये कहाँ पर था? हायर सोसाइटी में, जैसे किंग वगैरह हो गए, ये सब लोग एक मैन
कई शादियां करते थे। ठीक है, ये क्या है? पॉलीगैमी है। नो रीमैरिज फॉर विडोज, मतलब किसी वाइफ मतलब किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी रीमैरिज नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, मतलब उस टाइम पे जो वुमेन का एजुकेशन था वो भी उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी वुमेन्स को एजुकेशन के लिए। उस टाइम पे भी गार्गी एंड मैत्री ये दो स्कॉलर, मतलब ग्रेट स्कॉलर्स एंड फिलोसफर थी। मतलब गार्गी एंड मैत्री ने काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन की थी उस टाइम पे भी। ठीक है, कब? जब वुमेन को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। ठीक है, उस टाइम पे भी गार्गी एंड मैत्री जो थी ये ग्रेट फिलोसफर थी। ठीक है, क्या चेंजेस आया सोसाइटी में? वुमेन का स्टेटस डाउनवर्ड पोजीशन हो गया था। सन का बर्थ होता था तो सबका वेलकम करते थे, डॉटर का बर्थ होता तो सब सैड हो जाते थे। ठीक है, पॉलीगैमी हायर सोसाइटी में थी, मतलब एक मैन कई शादियां कर सकता था। ठीक है, वो पॉलीगैमी है हायर सोसाइटी, जैसे किंग्स कर सकते थे। ठीक है, नो रीमैरिज फॉर विडोज, विडोज के लिए रीमैरिज नहीं थी, दोबारा उनकी शादी नहीं हो सकती थी। ठीक है, और उस टाइम पे एजुकेशन भी नहीं थी, वुमेन्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होती थी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। तब गार्गी एंड मैत्री वहाँ मतलब एक ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर्स थी। समझ में आ गया? अब हम कास्ट सिस्टम देखते हैं। लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम कैसा था? जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे, ठीक है, ब्राह्मण्स और जो क्षत्रिय थे उन्हें सारी प्रिविलेजेस, मतलब बहुत सी उन्हें सुख सुविधाएं मिलती थी, अपर कास्ट मानते थे। लेकिन जो फिर ये तो ठीक है, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय जो है वो सारी प्रिविलेजेस, मतलब जितनी भी सुख सुविधाएं वो सबको एंजॉय करते थे। नेक्स्ट है वैश्य। वैश्य जो है, वैश्य कास्ट जो थी वो सिर्फ बिजनेस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर ही कर सकते थे। ठीक है, कोई बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, ट्रेडिंग करना, एक जगह से कोई सामान दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब, एग्रीकल्चर फार्मिंग करना, ये सिर्फ वैश्य ही कर सकते थे। ठीक है, शूद्र डाउन अपॉन बाय 3 कास्ट। जो शूद्र है, जो शूद्र कास्ट थी, उसे ये तीनों जो कास्ट सिस्टम है, ये जो तीनों कास्ट है, ये क्या करती थी? इन्हें नीचा दिखाती थी। किसे? शूद्र को। हमेशा इस शूद्र को नीचा ही दिखाया गया, मतलब इसको इन 3 कास्ट से इसे नीचे माना गया है। ठीक है, जो स्टेटस है इनका, ये सब 3 से कम थे। दे लिव आउटसाइड, तो और इन्हें कहाँ पर रखते थे? शूद्र जो है इन्हें कहाँ पर रख दिया जाता था? विलेज के बाहर, या तो ये लोग विलेज के बाहर रहते थे या फिर टाउन की जो बाउंड्रीज होती है, विलेज की जो बाउंड्रीज हैं उस साइड में। जैसे ये एक विलेज है, ठीक है, जो शूद्र है ये विलेज के अंदर नहीं रहते थे, ये विलेज के आउटसाइड, ठीक है, इस साइड में रहते थे। समझ में आ गया? कास्ट सिस्टम कैसा था? ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है इनका स्टेटस बहुत हाई था। फिर आता है वैश्य, और इन तीनों से भी जो लो स्टेटस था वो किनका था? शूद्र का। इन्हें शूद्र को, मतलब इसके पहले ऋग्वेदिक में ऐसा नहीं था, ठीक है, जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, ठीक है, पूजा पाठ करना, वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, और जो रूलिंग करते थे, जो वार और लड़ते थे, फाइट करते थे, वो क्षत्रिय थे। वैश्य जो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे, ट्रेड करते थे, ये सब वैश्य थे। और शूद्र जो नॉन स्किल्ड अनस्किल्ड वर्क करते थे। ठीक है, उस टाइम पे क्या था ऋग्वेदिक एज में कि ये लोग भी, जितने भी कास्ट हैं, वो वर्क के बेसिस में कास्ट को डिवाइड किया था। ठीक है, उस टाइम मतलब ऋग्वेदिक में क्या था कि जो मैन है वो किसी भी कास्ट का हो, वो कोई भी वर्क या कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है, अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो सिर्फ क्या करेंगे? वॉरियर, मतलब वार वगैरह लड़ेंगे, रूलिंग करेंगे।
और जो वैश्य है वो सिर्फ बिजनेस, ट्रेड और एग्रीकल्चर करेंगे, और शूद्र सिर्फ क्या करेंगे, जो अनस्किल्ड वर्क है। ठीक है, समझ में आ गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। लेटर वैदिक एज में 4 आश्रम थे, मतलब आश्रम को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था 25 एज के ड्यूरेशन में। ठीक है, मतलब डिवाइडेड टू 4 स्टेजेस ईच ऑफ 25 इयर्स ड्यूरेशन। मतलब क्या है कि जो आश्रम है उसको 4 टाइप्स में, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। कब कब, 0 to 25, ठीक है, 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 एंड देन 75 to, ठीक है, 75 के बाद जब तक वो मैन की डेथ नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक। पहला जो आश्रम था वो कौन सा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है, pupil to attain knowledge in गुरुकुल at 25 years, मतलब 25 एज तक जो मैन है। पहला क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था कि जो प्यूपिल है, मतलब जो 25 एज तक के जो लोग हैं, जो मैन हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। कहाँ पर, गुरुकुल में। गुरुकुल में नॉलेज गेन करते हैं कब तक, किस एज तक, 25 एज तक। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम। कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या है, जो मैन है मैरिड, मतलब उनकी शादियां कर दी जाती थी, और वो अपना टाइम जो है 50 इयर्स तक, 25 इयर्स में उनकी शादियां करते थे, फिर 25 से 50 इयर्स तक वो मतलब फैमिली लाइफ जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड आश्रम कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में 50 इयर्स के बाद, 50 एज के बाद क्या करते हैं, वो लोग घर में ही अपनी फैमिली के साथ ही मेडिटेशन और प्रेयर्स करते थे। कब तक, 75 एज ग्रुप तक। ठीक है, 75 एज तक जब मेन हो जाते थे तब तक वो मेडिटेशन और प्रेयर करते थे। ठीक है, भगवान की पूजा पाठ करना ये सब 75 इयर्स तक करते थे। कहाँ पर, अपने घर में ही रहकर। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम क्या है, 75 एज के बाद लोग जो है 75 एज के बाद अपनी लाइफ कहाँ पर, मतलब कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर अपनी लाइफ जीते थे, फॉरेस्ट में। ठीक है, वो अपने होम को, अपने हाउस को, अपनी फैमिली को छोड़ करके अपनी लाइफ कहाँ पर स्पेंड करते थे, फॉरेस्ट में। ठीक है, 75 के बाद जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो फॉरेस्ट में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। समझ में आ गया। 4 आश्रम थे, 25 इयर्स के ड्यूरेशन में डिवाइड किया था 4 स्टेज में। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, यहाँ पर 25 एज तक क्या करते थे लोग, नॉलेज गेन करते थे गुरुकुल में। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मैन की शादी लोग की शादी कर देते थे और वो अपनी फैमिली लाइफ जीते थे। कब तक, 50 इयर्स तक। ठीक है, 50 एज तक। फिर है थर्ड आश्रम जो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब वो अपना टाइम जो है घर में ही रहकर, अपनी फैमिली के साथ रहकर अपना पूरा टाइम मेडिटेशन और प्रेयर्स में स्पेंड करते थे। कब तक, 75 एज तक। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट 4th आश्रम संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 एज के बाद अपनी लाइफ कहाँ पर स्पेंड करते थे, फॉरेस्ट में। समझ में आ गया। अब इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। गुरुकुल सिस्टम क्या था एजुकेशन का, गुरुकुल में एजुकेशन प्रोवाइड होती थी। ठीक है, जो गुरु थे वो प्यूपिल को नॉलेज गेन करवाते थे, नॉलेज प्रोवाइड करवाते थे। ठीक है, एजुकेशन वाज ओरली और situated in secluded एरिया। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड था, गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल सिचुएटेड था।
एजुकेशन जो थी वहाँ पर जो गुरु थे, टीचर्स थे, वो प्यूपिल को जो नॉलेज देते थे, जो एजुकेशन देते थे, वो ओरली देते थे। ठीक है। लेटर वैदिक एज में जो प्यूपिल्स को गुरु नॉलेज एजुकेशन देते थे वो मैथमेटिक्स से, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, सारी जितनी भी एजुकेशन थी वो सारी प्रोवाइड करते थे अपने प्यूपिल्स को। कौन? गुरु। और जितनी भी एजुकेशन थी जो प्यूपिल्स के देते थे गुरु, वो ओरली देते थे। ठीक है। वहाँ पर कोई रिटन सिस्टम नहीं था। गुरुकुल सिचुएटेड इन सेक्लूडेड एरिया। सेक्लूडेड एरिया, ठीक है, ये सी है। सेक्लूडेड एरिया मतलब जो गुरुकुल था वो एक सुनसान एरिया में इसको रखते थे, जो मतलब गांव से जो प्यूपिल्स हैं उनकी फैमिली से काफ़ी दूर गुरुकुल को रहते थे, गुरुकुल में। ठीक है। जो गुरुकुल मतलब स्कूल जो था उस टाइम का, वो उनकी फैमिली, जो प्यूपिल्स थे जितने भी, उनकी फैमिली से काफ़ी दूर रहता था स्कूल, गुरुकुल। ठीक है। नेक्स्ट है कैटल एंड वर्किंग इन फील्ड्स। जो वहाँ के गुरु थे, गुरुकुल में जो गुरु थे वो प्यूपिल्स को कैटल रियरिंग भी करवाते थे और फील्ड्स में भी वर्क करवाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपिल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सारे लोग जो थे गुरुकुल में वो मॉर्निंग में जल्दी उठते थे और टेकिंग बाथ के बाद सारे लोग जितने भी प्यूपिल्स थे वो क्या करते थे? वैदिक मंत्र को चैंट करते थे, मतलब वैदिक मंत्र को पढ़ते थे, बोलते थे। ठीक है। जैसे अभी के टाइम में क्या है, स्कूल्स में प्रेयर्स करवाते हैं, वैसे ही गुरुकुल में जो गुरु थे वो वैदिक मंत्र को उनसे बुलवाते थे। ठीक है। दे गिव देयर गुरुज गुरु दक्षिणा। ठीक है। एजुकेशन गेन करने के बाद जो पीपल्स थे गुरु को एज अ मतलब गुरु को गिफ्ट देते थे। क्या? गुरु दक्षिणा। ठीक है। समझ में आ गया? गुरुकुल सिस्टम कैसा था? एजुकेशन जो थी वो सारी ओरली थी। गुरुकुल कहाँ पर सिचुएटेड था? सेक्लूडेड एरिया में। और प्यूपिल से गुरु कैटल रियरिंग भी करवाते थे, फील्ड में भी वर्क करवाते थे। और जो प्यूपिल्स थे वो मॉर्निंग में बाथ के बाद आफ्टर टेकिंग बाथ दे चैंटेड वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र को बोलते थे। ठीक है। और जो प्यूपिल्स थे वो गुरु को क्या देते थे? लास्ट में गुरु दक्षिणा। सारी नॉलेज गेन करने के बाद गुरु दक्षिणा देते थे। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंज आया ये देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड लार्ज एंड पावरफुल किंगडम्स। ऋग्वेद में इतना पावरफुल किंगडम नहीं था। लेटर वैदिक एज में जो किंगडम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गए और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है। किंगडम्स क्या थे? पहले सेकेंड लेक्चर में पढ़े हैं ऋग्वेद में। किंगडम्स मतलब छोटे छोटे गांव को मिला करके या काफ़ी एज ए स्टेट की तरह। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लार्ज एरिया जो है उसमें एक किंग रूल कर रहा है, वो एक किंगडम है। ठीक है। लेटर वैदिक एज में जो किंगडम्स था वो काफ़ी लार्ज हो गया और बहुत ही पावरफुल हो गया, मतलब जो किंग के पास पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। ठीक है। किंग पावर इंक्रीज, किंग की पावर भी इंक्रीज हो गई। कब? लेटर वैदिक एज में। और रूलर्स जैसे एकरत मतलब वन रूलर। ठीक है। एकरत मतलब क्या है? वन रूलर। ये कुछ मतलब नेम्स हैं किंग के। ठीक है। किंग के नेम्स नहीं है, मतलब जैसे रूल कर रहे हैं, एक किंग कोई रूल कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं? पूरे अर्थ में जो रूल कर रहा है उसे क्या कहते हैं? वो है। ठीक है। एकरत किसे कहते हैं? जो वन रूलर, सिर्फ एक रूलर है। सम्राट, सम्राट मतलब किंग ऑफ किंग्स। किसका किंग? किंग्स का, कई किंग्स का जो किंग था उसे क्या कहते थे? सम्राट। ठीक है। सर्वभूमि, सर्वभूमि मतलब रूलर ऑफ ऑल द अर्थ, वो पूरे अर्थ में रूल करता था। ठीक है। उसे क्या कहते थे? सर्वभूमि। जो किंग पूरे अर्थ में रूल करता था उसे सर्वभूमि कहते थे। नेक्स्ट है चक्रवर्ती, प्रोटेक्टर ऑफ लैंड।
लैंड को जो प्रोटेक्ट करता था, ठीक है, उसे चक्रवर्ती कहते थे। प्रोटेक्टर ऑफ लैंड को प्रोटेक्ट कैसे करते थे? जैसे किसी किंगडम की जो लैंड है और दूसरा किंगडम उस लैंड को ले रहा है, ठीक है, फाइट करके, वार करके, तो ये जो चक्रवर्ती है ये अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है। किंग परफॉर्म यज्ञास लाइक राजस, यज्ञ परफॉर्म करते थे, मतलब यज्ञ हवन करते थे। राजस्य, राजस्य, ठीक है, ये क्या है? एक रॉयल, मतलब काफी ज्यादा भव्य क्या करते थे? हवन करते थे, यज्ञ करते थे, ठीक है। वाजपेय, वाजपेय क्या है? चैरियट रेस, जो किंग है वो वाजपेय करवाते थे। चैरियट रेस मतलब रथ जो थे उनकी रेसिंग करवाना, ठीक है। नेक्स्ट है अश्वमेध। अश्वमेध क्या है? हॉर्स सैक्रिफाइस। अश्वमेध मतलब हॉर्स सैक्रिफाइस। किंग जो है हॉर्स का बलिदान करते, मतलब बलि चढ़ाते थे हॉर्स की, ठीक है। कुछ नए ऑफिशियल्स थे, कुछ नए वर्कर्स थे। ऋग्वेदिक में कुछ ऑफिशियल्स थे, कुछ वर्कर्स थे। फिर लेटर वैदिक में कुछ और आ गए। कौन कौन से? ट्रेजर्स, चैरियोटर, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ट्रेजर्स क्या है? ट्रेजर्स एज अ कैशियर, जितना भी कलेक्शन था टैक्स का, या जितने भी ज्वेलरीज, कॉइन्स, ये सब जो इकट्ठा करना था वो कौन करते थे? ट्रेजर करते थे। फिर है चैरियोटर। चैरियोटर क्या है? जो रथ को चलाते थे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, उस टाइम पे जो किंग था वो अपने किंगडम में जो लोग थे उनसे एक रेगुलर टाइम पीरियड में टैक्स कलेक्ट करवाते थे, ठीक है। कुछ लोगों को स्पेसिफाई किए थे कि हाँ ये लोग ऑफिशियल वर्कर को, कि ये लोग टैक्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेटर वैदिक एज की इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी ये देखते हैं। एग्रीकल्चर, जो आर्यंस थे वो क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो करते थे? जैसे व्रीहि मतलब राइस। राइस को क्या कहते थे? व्रीहि, ठीक है। नेक्स्ट है वीट, मिलेट्स एंड शुगर केन। ये कुछ और भी ग्रो करते थे, लेकिन ये कुछ मेन क्रॉप्स है जो आर्यंस ग्रो करते थे। कौन कौन सी? व्रीहि, राइस, वीट, मिलेट्स एंड शुगर केन। क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स कौन कौन से थे? मतलब जो लोग थे वो क्राफ्ट्स कौन कौन से बनाते थे? पीपल यूजिंग आयरन ऑन लार्ज स्केल। लेटर वैदिक एज में पीपल बहुत ही लार्ज स्केल में आयरन को यूज करने लगे थे, ठीक है। आयरन से बहुत से टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ठीक है। क्राफ्ट्स जैसे कारपेंट्री, लोग कारपेंट्री करते थे, लकड़ी से सामान बनाते थे। लेदर वर्किंग, लेदर से सामान बनाते थे। मेकिंग ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाना, ठीक है। और चैरियट मेकिंग, चैरियट मेकिंग मतलब रथ को बनाना, ठीक है। ट्रेड, ट्रेड कैसा था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? किसी गुड्स के बदले दूसरा गुड्स लेना, मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, वो क्या था? बार्टर सिस्टम था। नेक्स्ट, पीस ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब कॉइन नहीं यूज होते थे, ठीक है। रुपीज मतलब कॉइन नहीं यूज होते थे। क्या यूज होते थे? नेस्क, मतलब कोई भी ऑर्नामेंट्स है, कोई ज्वेलरी है, उसको दे करके अपना गुड्स जो है वो लेते थे और देते थे। समझ में आ गया? इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? एग्रीकल्चर, व्रीहि व्रीहि, राइस, वीट, मिलेट्स एंड शुगर केन को ग्रो करते थे। क्राफ्ट, कारपेंट्री, लेदर वर्किंग, मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड चैरियट मेकिंग। ट्रेड कैसा था? बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट, पीस ऑफ ऑर्नामेंट, कोई ऑर्नामेंट्स है, कोई ज्वेलरी है, उसको यूज करके, मतलब उसको ले दे करके गुड्स को एक्सचेंज करते थे। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं रिलीजियस कैसा था वहां का। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ कैसी थी? ऋग्वेदिक एज में गॉड को क्या मानते थे, मतलब कौन कौन से गॉड मानते थे? वैसे गॉड स्पेशली नहीं मानते थे, जैसे स्काई गॉड है, ठीक है, इंद्र, ऐसे मानते थे। और फिर
लेटर वैदिक एज में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जो है वो न्यू गॉड्स थे, ठीक है। मतलब इन भगवान को मानते थे, कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव। राम कृष्ण ये किसके, मतलब विष्णु के ही अवतार हैं, ठीक है। और राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब पॉपुलर डाइटीज थे, मतलब बहुत जो भी भगवान थे, जो मेल डाइटीज थे वो कौन कौन से थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ठीक है। बहुत पॉपुलर डाइटीज थे। नेक्स्ट है फीमेल डाइटीज में कौन कौन सी थी? दुर्गा, काली, लक्ष्मी एंड पार्वती, ठीक है। ये पॉपुलर फीमेल डाइटीज थी। नेक्स्ट है रिचुअल्स और सेरेमनीज ओनली परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट। जो भी रिचुअल्स परफॉर्म होती थी या सेरेमनीज, कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई सेरेमनी होती थी या फिर कोई रिचुअल्स परफॉर्म होते, मतलब यज्ञ है, हवन, ये सब जो भी रिलेटेड था, ठीक है, गॉड से रिलेटेड था, वो किससे होता? वो कौन से परफॉर्म करवाते थे? प्रीस्ट, ठीक है, जिन्हें पंडित कहते हैं, ठीक है, प्रीस्ट। बिलीव इन स्पेल्स एंड चार्म्स। लेटर वैदिक एज में जो आर्यंस थे किसमें बिलीव करते थे? स्पेल्स एंड चार्म्स, मतलब ब्लैक मैजिक में, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिलीव इन कर्म एंड मोक्ष। कर्म एंड मोक्ष में बिलीव करते थे कि जैसा एक्शन होगा वैसे सैल्वेशन होंगे, मतलब जैसे जो मैन वर्क करेगा वैसा ही उसको मतलब फल मिलेगा, ठीक है। इन उपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि हायर उपनिषद में हमें हायर नॉलेज मिल सकती है। उसमें हायर नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज है किस चीज के बारे में? रिलेशन बिटवीन जीव, इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म गॉड। रिलेशन किसके किसके बीच में लिखा है? जीव, इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म गॉड, मतलब जीव जो मैन है, ठीक है, जो मैन है, जो आत्मा है, सोल, वो उनका रिलेशन किससे बताया गया है? ब्रह्म से, ठीक है। उन बीच का रिलेशन कैसे हो सकता है वो उपनिषद में लिखा हुआ है। समझ में आ गया? रिलीजियस लाइफ कैसी थी? पॉपुलर डाइटीज, मेल डाइटीज कौन कौन से थे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और विष्णु के ही अवतार थे कौन? राम एंड कृष्णा, ठीक है। ये पॉपुलर मेल डाइटीज थे। फीमेल डाइटीज में दुर्गा, काली, लक्ष्मी एंड पार्वती। रिचुअल्स और सेरेमनीज जो भी परफॉर्म होती थी वो कौन करवाते थे? प्रीस्ट करवाते थे। और आर्यंस जो थे लेटर वैदिक एज के, वो स्पेल्स एंड चार्म्स, मतलब ब्लैक मैजिक में बिलीव करते थे। किसमें बिलीव करते थे? कर्म एंड मोक्ष, जैसा कर्म करेंगे वैसा उन्हें फल मिलेगा, ऐसा, ठीक है। उपनिषद में क्या है? उसमें बताया गया है किसके बारे में? जो जीव है, इंडिविजुअल सोल जो है, और ब्रह्म सोल के रिलेशन के बारे में, ठीक है। समझ में आ गया? हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। आर्यन सिविलाइजेशन थे इंडिया में, तो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। पहला तो गिव टू इंडिया संस्कृत लैंग्वेज। पहला इफेक्ट क्या था कि जो आर्यंस थे उन्होंने इंडिया को संस्कृत लैंग्वेज दी है, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज जो है कई कई जगह पर अभी भी संस्कृत लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज मानते हैं, ठीक है। आर्यन क्लियर्ड द फॉरेस्ट, गिव एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। आर्यंस ने फॉरेस्ट को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद एग्रीकल्चर की, ठीक है। और एग्रीकल्चर बेस से इकोनॉमी करना भी, ठीक है, इकोनॉमी कैसे करते हैं ये भी आर्यंस ने ही दिया। और अभी भी एग्रीकल्चर में इकोनॉमी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है गॉड्स। गॉड्स कौन कौन से थे? ब्रह्म, विष्णु, शिव, राम एंड कृष्ण। इन्हें वर्शिप टिल टुडे, अभी भी मतलब प्रेजेंट टाइम में भी इन गॉड्स को वर्शिप करते हैं जो हिंदू लोग हैं, ठीक है। यज्ञ परफॉर्म्स इन हिंदू सेरेमनी। हिंदूज में अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी जो हिंदूज में सेरेमनीज होती है, कोई भी परफॉर्म होती है सेरेमनीज या कोई रिचुअल्स परफॉर्म होती है,
वो क्या, यज्ञ मीन्स यज्ञ करवाते हैं। ठीक है। लॉर्ड कृष्णा भगवद गीता, जो टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा है, ठीक है, मतलब जो लॉर्ड कृष्णा ने टीच किया था, जो उन्होंने बताया था, जो ज्ञान दिए थे, वो किस में लिखा हुआ है, भगवद गीता में। ठीक है। सन में आ गया। इम्पैक्ट क्या पड़ा था, आर्यंस ने संस्कृत लैंग्वेज दी इंडिया को, और एग्रीकल्चर बेस से इकोनॉमी करना बताया, और गॉड्स कौन कौन से, ब्रह्म विष्णु शिव राम एंड कृष्ण, ये कुछ गॉड्स थे, उन्होंने ही बताया है, और अभी भी वर्शिप करते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी जो हिंदूज हैं वो वर्शिप करते हैं। और यज्ञ परफॉर्म होता है हिंदू सेरेमनीज में। जो टीचिंग है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो लॉर्ड कृष्णा ने जो ज्ञान दिया था, जो नॉलेज दी थी, वो किस में लिखा हुआ है, भगवद गीता में। सन में आ गया। ये क्या था, इम्पैक्ट ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। यहाँ से हमारा लेटर वैदिक एज भी कंप्लीट हुआ। ये लास्ट लेक्चर था, और इसमें हमारा चैप्टर 2 द वैदिक पीरियड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।